नमस्कार दोस्तों। आज 28 दिसंबर है। आज का करंट अफेयर अपन स्टार्ट करते हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। साधारण परिवार में जन्मे, फिर इन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी करी और बहुत बड़े अर्थशास्त्री बने। इनका जन्म गाहा प्रांत, जो पश्चिमी पंजाब था, पाकिस्तान में आता है, वहां इनका जन्म हुआ था। और 1947 के बाद में इनका जो फैमिली है वो जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया की तरफ इनकी फैमिली पाकिस्तान से आ गई। इनकी वाइफ का नाम है गुरशरण कौर और इनके 3 पुत्रियां थी। उनमें है उपिंदर और दमन और अमृत सिंह। तो ये 3 इनकी पुत्रियां थी। उपिंदर सिंह है जो बहुत अच्छे लेखक हैं भारत में, जो इनकी पुत्री हैं। इन्होंने कुछ भारत में बड़े बदलाव हुए तो इनको याद किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, इन्होंने आर्थिक सुधार किए थे। जब भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो सिर्फ $1 बिलियन ही बच गया था, तब वहां भारत के पीएम 1991 में पीवी नरसिम्हा राव थे। उस सरकार में ये वित्त मंत्री थे और इन्होंने ऐसा बजट पेश किया। उसके बाद में भारत की जो माली हालत थी 1991 में वो सुधरी और $1 बिलियन से जब बाद में पता चला कि $10 बिलियन तक अपना विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच गया है और आज लगभग $700 बिलियन तक अपना विदेशी मुद्रा भंडार बना हुआ है। ये सब मनमोहन सिंह जी की देन है। तो आर्थिक सुधार किए इन्होंने। अपनी जो पहले 1991 से पहले जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, लाइसेंस राज था। इन्होंने ओपन अर्थव्यवस्था करी, एलपीजी रिफॉर्म्स की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया और भारत में बाहरी निवेश को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार ये आर्थिक सुधारों के पुरोधा थे भारत में। तो एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 के बाद इन्हीं के प्रयासों से आए। इन्होंने नरेगा, मनरेगा स्टार्ट की, जिसमें 100 दिन का रोजगार लोगों को दिया जाता था। सितंबर 2005 से ये नरेगा स्टार्ट करी। आधार कार्ड, जो आज सबसे बड़ा भारत का पहचान पत्र है, आधार कार्ड की स्थापना भी इनके विशिष्ट प्रयासों से की गई। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये प्राधिकरण बनाया गया आधार कार्ड के लिए 2009 में। फिर बात करें भारत को जो आज न्यूक्लियर पावर अपन बोलते हैं, ये शक्ति भी इन्हीं के कार्यकाल में 2006 में भारत अमेरिकी डील, न्यूक्लियर डील के तहत मिली। और फिर बात करें जो शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ वो 2009 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इनका कार्यकाल 2004 से लगभग 2014 तक चला। ये 13वें पीएम बने थे, फिर 14वें पीएम भी यही बने थे। फिर सूचना का अधिकार जो 2005 में आया, तो जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यों की सूचना ले सकता है, विभागों से सूचना ले सकता है। ये भी इन्हीं के प्रयासों से आया। 2004 में ये पीएम बने 13 नंबर के। 2014 तक लगभग 2 टर्मों तक ये पीएम बने रहे भारत के। और फिर बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में आया, 2/2 लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, तो वो भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था। फिर बात करें इनके कुछ मुख्य पद कहाँ रहे। 1972 में इंदिरा गांधी के समय ये वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे और वाणिज्य मंत्रालय में इससे पहले 1971 में इन्होंने काम किया। फिर वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बन गए और 1985 से 87 के बीच में ये योजना आयोग के प्रमुख भी रहे, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट था अपना, उसके प्रमुख रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है 1982 से 85 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे। और 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तब वहां ये वित्त मंत्री रहे। और राजस्थान से इनका नाता विशेष है। 2019 में, 2014 को ये पीएम पद से हट गए थे, फिर मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई और 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद के लिए खड़े हुए और निर्विरोध ये राजस्थान से जीते और अप्रैल 2024 तक इनका कार्यकाल रहा। आज उसी सीट पे सोनिया गांधी जी राजस्थान से सांसद, राज्यसभा सांसद हैं। ये वो बात है 1991 में देश की हालत खराब हो गई थी, विदेशी मुद्रा भंडार $1 अरब ही रह गया था जब इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स किए। ये बात है 24 जुलाई 1991 की, जब इन्होंने बजट पेश किया। उस बजट में एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में इन्होंने बताया और लाइसेंस राज को एंड किया और कंपनियों के प्रतिबंध हटे, बाहरी निवेश भारत में आया, आयात निर्यात भारत की नीति बदली। 1993 में लगभग $10 अरब पहुंच चुका था विदेशी मुद्रा भंडार, वो सब इन्हीं के प्रयास थे। 1987 में इनको पद्म विभूषण मिला। फिर अपन, तो ये था मनमोहन सिंह जी के बारे में।
अब अपन बात करते हैं जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है नई दिल्ली में, वो शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना के अंतर्गत वहां अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है। वहां 0 अवशिष्ट वहां पे आपको मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय का जो नया परिसर बना है वो राजगीर बिहार में बना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी नई के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में, उसमें जैसे पहले 10+2 होता था, अब वो सिस्टम 5+3+3+4 जो कई देश के कई स्कूलों में लागू कर दिया गया है। ओजोन अवक्षेप की बात करें, भाई ओजोन डिप्लेशन क्यों हो रहा है, तो ओजोन दो प्रकार की होती है, तो क्षोभ मंडल में ओजोन, एक समताप मंडल में ओजोन। समताप मंडल में जो ओजोन है वो गुड ओजोन है अपने लिए। ओजोन का फॉर्मूला O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर ओजोन बनी हुई होती है। और जो समताप मंडल की ओजोन है वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे अपनी रक्षा करती है, वो समताप मंडल की ओजोन। तो ये 10 से 25 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है समताप मंडल में। और अपन बात करें तो ओजोन में जब ओजोन में छिद्र होने से वो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती है और अपने को नुकसान पहुंचाती है। तो ये छिद्र ओजोन में अगस्त से अक्टूबर तक अंटार्कटिका में होता है और मार्च से अप्रैल तक आर्कटिक क्षेत्र में होता है। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली CFC, हेलोजन गैस, ये सब ओजोन को नुकसान पहुंचाती है और O3 को O2+ ऑक्सीजन में तोड़ देती है। फिर बात करें ओजोन के लिए कई सम्मेलन हुए हैं। वियना में हुआ था 1985 में, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं था। और ये बाध्यकारी नहीं था ओजोन क्षरण के रोकने के लिए। वियना में 1985 में सम्मेलन हुआ था। फिर इसके 2 साल बाद में 1987 में मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है वहां पे एक सम्मेलन हुआ और ये 1989 में लागू हुआ। ये बाध्यकारी था। 16 सितंबर को हुआ, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस अपन बनाते हैं। इसमें बाध्यकारी ऐसे था कि 1987 में सम्मेलन हुआ। इसमें कहा गया कि सभी सदस्य देश, जो इस सम्मेलन के सदस्य देश हैं, वो अपना जो उपभोग व उत्पादन है CFC का, वो 1986 के अनुसार स्तर तक कर ले। ठीक है। और 1998 में आप उपभोग व उत्पादन 50% करें। ये बाध्यकारी था मॉन्ट्रियल में। सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, क्वेश्चन भी यहीं से आता है। फिर अपन बात करें कोपेनहेगन सम्मेलन, ये 1992 में हुआ और इसमें कहा गया है जो विकसित देश है वो 2000 तक और जो विकासशील देश है वो 2010 तक अपना ओजोन क्षरण को रोके। और भारत 2008 में अपने जो टारगेट है उन्होंने भारत ने पूरे कर लिए। फिर किगाली सम्मेलन हुआ 2016 में। इसमें जब ओजोन के लिए CFC का जो स्तर है उसके लिए घटाने के लिए मॉन्ट्रियल, वियना व कोपेनहेगन सम्मेलन हुए, तो लोग बाग CFC की जगह HFC काम में लेने लग गए। अब HFC से ग्लोबल ओजोन डिप्लेशन तो नहीं होता, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग होती है, मतलब ऊष्मीकरण, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है HFC से। तो अब HFC के उत्पादन को बंद करने के लिए किगाली सम्मेलन हुआ 2016 में। इसमें कहा गया HFC का उपभोग व उत्पादन ये आपको कम करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2019 से ये प्रभावी हुआ। फिर अपन करंट अफेयर की बात करें तो भारत में कुछ सम्मेलन हुए हैं। जो UNFCCC का सम्मेलन भारत में COP8 हुआ था 2002 में नई दिल्ली में। और CBD का सम्मेलन 2012 में हुआ। COP11 ये हैदराबाद में हुआ था। और कोम्बाग डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन तो कोम्बाग डेजर्टिफिकेशन, ये 2019 में हुआ। COP14 नाम से नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अब करंट अफेयर में अपन बात करें तो मोना अग्रवाल सिक्कर से है, पेरिस पैरालंपिक की खिलाड़ी है। 2024 में पेरिस पैरालंपिक में इन्होंने शूटिंग में SH1 कैटेगरी में 10 मीटर राइफल में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और ये SH1 कैटेगरी पोलियो से ये ग्रसित थी। फिर अपन बात करें PM सूर्य घर योजना के तहत जो गुजरात है वो सबसे ज्यादा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट उन्होंने लगाए हैं। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भू विज्ञान संग्रहालय ये ग्वालियर MP में खोला गया उपराष्ट्रपति जी धनखड़ के द्वारा। NGT को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा गया, जबकि एक एक्ट से बना है। ये एक्ट आया था 2010 में। NGT एक्ट इसको बोलते हैं, जो 2010 में आया, उसके द्वारा ये बना गया। अब ये है क्या? विशिष्ट न्यायिक संस्था है। क्या काम करती है? जो पर्यावरण है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहे हैं, इन सब मुद्दों को निपटाने के लिए,
भाई किसकी गलती है, कौन क्या कर रहा है, पर्यावरण प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं। तो इन सब को निपटाने के लिए एनजीटी विशेषरत कार्यरत रहता है। अब एनजीटी बनाने वाला इंडिया तीसरा देश है, पहला देश ऑस्ट्रेलिया था, फिर इंडिया तीसरा देश ऐसा होगा। अब इसका हेडक्वार्टर, जो राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है वो दिल्ली, नई दिल्ली में है, वह क्षेत्रीय हेडक्वार्टर इसके अलग अलग राज्यों में बने हुए हैं। और ये क्या करता है, मुख्यतः उद्योगों को मिलने वाली त्वरित अनुमति, बिना सोचे समझे जो अनुमति दे देते हैं पर्यावरण को ताक पे रखते हुए, वह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर रोक लगाता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिटायर्ड जज होंगे वो इनके अध्यक्ष होंगे। वह 10 सदस्य न्यायिक विशेषज्ञ होंगे और 10 सदस्य विशेषज्ञ पर्यावरण विशेषज्ञ होंगे। अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष हैं पद पर, वह 6 सदस्य न्यायिक हैं और 6 विशेषज्ञ अभी प्रेजेंट टाइम में हैं। फिर अपन बात करें तो एनजीटी के जो पहले अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति थे लंकेश्वर सिंह पंटा। फिर जो वर्तमान में है वो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आपको ये वर्तमान वाले याद रखने हैं, एनजीटी के अध्यक्ष हैं प्रकाश सिंह श्रीवास्तव साहब। फिर बात करें कि इसके जो नियम है उसका उल्लंघन करने पर ये सजा दे सकता है, मुआवजे के लिए बोल सकता है, सश्रम कारावास लगा सकता है, जुर्माना कर सकता है। अब अपन आगे बात करें, नासा का एक स्पेसक्राफ्ट था पार्कर सोलर प्रोब। ये स्पेसक्राफ्ट सूर्य के पास नजदीक और उसकी स्टडी करने के लिए गया था। हाल ही में इसने कल सूर्य के पास ये गया और जाने के बाद इसने सूर्य का टेम्परेचर लगभग 980 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया और फिर वापस इसका कनेक्शन नासा से हुआ। तो नासा के इस स्पेसक्राफ्ट है पार्कर सोलर प्रोब, तो आप ये याद रखना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।